नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले 4 वीडियो में मैंने लगभग 200 प्रश्नों को सॉल्व कराया था। अब उससे आगे के प्रश्नों को हम देख रहे हैं, तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पुराना है और इसमें दिया है यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं। इसमें 28 दिया है, जबकि ये 28 है नहीं। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 देश है। 28वां देश ये यूके था, यूनाइटेड किंगडम, वो बाहर चला गया, तो अभी फ़िलहाल 27 है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे 3 देश जो हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य बने हैं, ये ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 देश हैं जो फ़िलहाल यूरोपीय संघ के सदस्य बने हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैस्ट्रिच संधि किससे संबंधित है? मैस्ट्रिच संधि किससे संबंधित है? सही आंसर है यूरोप के एकीकरण से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए बनाया गया संगठन कौन सा है? नाटो है। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए बनाया गया संगठन नाटो, और नाटो की सदस्य संख्या वर्तमान में 32 है। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो की पार्टनरशिप फॉर पीस योजना में सम्मिलित होने वाला देश रूसी संघ। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना के तहत किन देशों को सहायता दी गई? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार दोहराता रहता है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। मार्शल योजना के अंतर्गत किन देशों को सहायता दी गई? सही आंसर है पश्चिमी यूरोपीय देशों को। अगला प्रश्न है, वह साम्यवादी देश जिसने वार्सा संगठन की सदस्यता त्याग दी। वह साम्यवादी देश जिसने वार्सा संगठन की सदस्यता त्याग दी वो है अल्बानिया। वार्सा संगठन साम्यवादी देशों का एक गुट था जो नाटो के खिलाफ बना था। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में संघर्ष का प्रमुख मुद्दा था जर्मनी का विभाजन। अगला प्रश्न है हमारा, आज पूर्वी यूरोप में किसकी हवा चल रही है? तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए चौथा सही होगा, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र, उन्मुख समाज, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, इसीलिए सही आंसर है उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में नाटो ने कहाँ लगातार बमबारी की? सही आंसर है कोसोवो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाटो के नए सदस्य देश कौन कौन से बने हैं? हंगरी, पोलैंड एवं चेक गणराज्य। यद्यपि एक प्रश्न भी पुराना है, तो इसलिए इस प्रश्न को हाल फिलहाल किसी परीक्षा में पूछने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि ये पुराना है और उस समय जो नए सदस्य बने थे वो हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या कितनी है? देखिए 13, 19, 21, 28, चारों ऑप्शन गलत है। वर्तमान में जो नाटो की सदस्य संख्या है वो है 32। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोसोवो किससे संबंधित है? कोसोवो का संबंध किससे है? सही आंसर है यूगोस्लावी संघ से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा यूरो का चलन कब से हुआ? सही आंसर है 1 जनवरी 1999। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा साम्यवाद का अवरोध। अगला प्रश्न है, सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिका ने अपनी सेनाएं कहां भेजी? तो 1994 में अमेरिका हैती में अपनी सेनाएं भेजी। यद्यपि अफगानिस्तान वगैरह में भी इन्होंने अपनी सेनाएं, जर्मनी में भी भेजा है, पोलैंड में भी भेजा है, लेकिन 1994 में हैती में भेजा था। अगला प्रश्न है, 4 सूत्री कार्यक्रम के साथ किस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम जुड़ा है? सही आंसर है ट्रूमैन। पार्थक्य नीति पे जोर देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति? सही आंसर है मुनरो। सही आंसर है मुनरो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि यूनान हाथ से निकल गया तो तुर्की साम्यवाद के महायुद्ध में एक अक्षरीय चौकी बन जाएगा। यह कथन अमेरिकी विदेश नीति के बारे में किसका है? सही आंसर है मार्शल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत में
किस बात पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? सही आंसर है आर्थिक सहायता। बात करते हैं ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में, क्या सच है? सही आंसर है उपरोक्त तो सभी, ये तीनों सच है। यह मुनरो सिद्धांत का विश्वव्यापी रूप था, इसने शीत युद्ध की घोषणा की, यह साम्यवाद की अवरोध नीति का सूत्रपात था, इसलिए सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिकी राज्यों हेतु प्रगति के लिए मैत्री नीति का सूत्रपात करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति? सही आंसर है कैनेडी। अगला प्रश्न है, चीन के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं निक्सन। अगला प्रश्न है, जॉर्ज बुश का सबसे बड़ा योगदान विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में कौन सा रहा है? सही आंसर है शीत युद्ध का अंत। अगला प्रश्न है, मार्च सन 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने किन देशों की यात्रा की थी? सही आंसर है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन ने मार्च सन 2000 में किस देश के साथ दृष्टिकोण पत्र सन 2000 पर हस्ताक्षर किए? ये है भारत। सन 2000 में इन्होंने भारत की यात्रा भी की थी और ये संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अगले प्रश्न है, 1979 में चीन ने किस देश पर आक्रमण किया? सही आंसर है वियतनाम। चीनी विदेश नीति की विशेषता है सर्व प्रसिद्ध चारा एवं छड़ी की नीति। अगला प्रश्न है, अमेरिका चीन में मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा है ताइवान। अगला प्रश्न है, 1969 में किस देश के साथ चीन का सशस्त्र सीमा संघर्ष हुआ? सही आंसर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, वह देश जो चीन का मित्र कहा जा सकता है? सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने चीन को राजनयिक मान्यता कब प्रदान की? सही आंसर है जनवरी 1971 में। जनवरी 1971 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरब का तरबूज किसे कहा जाता है? चीन। ये पूरब का तरबूज, एशिया का रोगी, सोता हुआ दैत्य, ये सारी बातें चीन के लिए कही गई है। देखिए अगले प्रश्न में है, एशिया का रोगी किसे कहा जाता है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, चीनी विदेश नीति के क्रियान्वयन का साधन कौन सा है? प्रचार, आर्थिक सहायता, मूलोच्छेद? उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का में ये कई बार आ चुका है। ये कथन है माओ का। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये एक ही अनुच्छेद है और वो है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं पंडित नेहरू। गुटनिरपेक्ष, पंचशील आदि सिद्धांत नेहरू जी ने ही दिया था। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? गुटनिरपेक्षता। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, लेकिन कभी यह गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की सबसे मजबूत कड़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचशील से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं में होगा अहिंसा, अनाक्रमण और हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण अस्तित्व है, लेकिन ये अहिंसा पंचशील में नहीं शामिल है। पंचशील बौद्ध धर्म से प्रभावित है। प्रश्न भी बनता है कि पंचशील का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांतों का संबंध किससे है? किनसे यानी किन नेताओं से है? तो भारत के नेहरू और चीन के चाउ एन लाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नामबियार की कमांड में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शांति स्थापना की कार्रवाई की गई? सही आंसर है पूर्व यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के युग में विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या था? ताशकंद समझौता सब लोग जानते हैं और यही ताशकंद में समझौते के बाद शास्त्री जी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और आज तक नहीं पता चल पाया। अगला प्रश्न है, नरसिंह राव की विदेशी नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? सही आंसर है आर्थिक हितों के संरक्षण पर बल। सच्चाई यही है कि जब राव साहब प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने अपने सुधारों से देश को सही रास्ते पर लाया। उस समय इनके सहयोगी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का प्रमुख मुद्दा है
अणु प्रसार संधि, ये प्रश्न पुराना है। अभी तो भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का बहुत सारा मुद्दा हो गया है। अभी तत्काल में उन्होंने 50% टैरिफ ट्रंप द्वारा लगाया गया है भारत पर। तो भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 10 साल में सर्वाधिक निचले स्तर पे पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? सब लोग जानते हैं इंडोनेशिया पड़ोसी नहीं है, बाकी भूटान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, ये लोग हैं। इंडोनेशिया नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिमला समझौते का संबंध है किससे है? ये है भारत और पाकिस्तान से। कच्छद्वीप टापू विवाद का मसला रहा भारत और श्रीलंका के बीच, और ये टापू फिलहाल श्रीलंका के अधिकार में है। 29 जुलाई 1987 को भारत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है राजीव और जयवर्धने समझौता। अगला प्रश्न है पिछले दशक में किस देश में भारतीय शांति सेनाएं भेजी गई? सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है फरक्का समस्या का संबंध किससे है? फरक्का समस्या का संबंध किससे है? सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है? भारत और चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता करने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। अगला प्रश्न है भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने चीन की कभी भी यात्रा नहीं की, वो हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान हैं। सही आंसर है ये नेपाल के लिए कहा गया है। दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबद्ध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता थे श्रीमती शेख हसीना HD दोगौड़ा साहब। अगला प्रश्न 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1996 तक की भारत की यात्रा करने वाले नेता थे राष्ट्रपति जियांग जेमिन। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2002 में 3 दिवसीय 9वां सार्क ला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है जून 1997 में भारत के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है किस देश में निर्मित वस्तुएं अब सीमा शुल्क से मुक्त और बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के भारतीय बाजार में आ सकती है? वो है नेपाल। नेपाल में जाने के लिए दोस्तों किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी आप जब चाहें तब जा सकते हैं। फिलहाल सीमा आज के तारीख में सील हो चुका है। नेपाल में अराजक भीड़ ने काठमांडू को घेर रखा है। अगला प्रश्न है लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? सही आंसर है वाजपेयी नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध किस देश से है? भारत और पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है 28 और 30 मई 1998 को भारत के किस पड़ोसी ने 6 नाव की परीक्षण किए? और वो पड़ोसी था हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। अगला प्रश्न है बस राजनय किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। बस राजनय किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। यद्यपि बस और ट्रेन पाकिस्तान के लिए भी चलाई गई थी। ऑप्शन में पाकिस्तान है नहीं। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु बटन किसके हाथ में सौंपा गया है? परमाणु बटन का अधिकार केवल और केवल प्रधानमंत्री के पास है। अगला प्रश्न है भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा कब की? 1992 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत और इजराइल का संबंध सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है। इजराइल कदम कदम पर भारत का साथ देने के लिए तत्पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा तत्व भारत और इजराइल रिश्तों को प्रभावित करता है? तेल। अगला प्रश्न है रूसी संघ की विदेश नीति के निर्माता थे एल्त्सिन। अगला प्रश्न है रूसी संघ नामांकित में से किसका सदस्य है? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का। अगला प्रश्न है स्टार्ट द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता का नाम जॉर्ज बुश और वेरी एल्त्सिन। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और रूस के मध्य। अगला प्रश्न है रूसी संघ किसका सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा? G7। अगला प्रश्न है किस संगठन के साथ रूस ने शांति के लिए सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर है वार्सा पैक्ट। अगला प्रश्न है कुरिल टापुओं को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? रूस और जापान के मध्य है।
जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन ने किस देश की यात्रा की? सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के बिखराव के बाद वो कौन से 4 गणराज्य हैं? रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन। रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन। रूसी संघ की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति कौन सी है? सही आंसर है शीत युद्ध का अंत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है? सही आंसर है एक ध्रुवीय विश्व। किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुख हुई? और सही आंसर है खाड़ी युद्ध। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नवगठित संगठन हैं? G8, G15, एपेक, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के। अगला प्रश्न, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति क्या है? साम्यवाद का अवसान है, सोवियत संघ का बिखराव है, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की बयार है और सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदले परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है? निरगुट आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है, नाटो। इससे पहले का प्रश्न दोस्तों एक बार और देखेंगे। यह प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है? सही आंसर है निरगुट आंदोलन की भूमिका पर। लेकिन इसके साथ साथ सार्क की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के चलते। तो ये दोनों आंसर सही होंगे, निरगुट आंदोलन की भूमिका प्लस सार्क की भूमिका। अगला प्रश्न है, वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है, नाटो। फिलहाल वर्तमान में नाटो को अप्रासंगिक नहीं माना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एक कारण ये भी है कि यूक्रेन द्वारा नाटो के तरफ झुकाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना? सही आंसर है जर्मनी का एकीकरण। अगला प्रश्न है, द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तत्कालीन प्रमुख कारण है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, सितंबर 1975 का सिनाई समझौता किसके बीच हुआ था? सही आंसर है मिस्र और इजराइल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति? सही आंसर है जिमी कार्टर। अगला प्रश्न है, पश्चिम एशिया शांति वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाला देश? अमेरिका। इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? सही आंसर है 25 जुलाई 1994। अगला प्रश्न है, मिस्र और इजराइल के मध्य सिनाई समझौता किसके कूटनीतिक चातुर्य का परिणाम माना जाता है? सही आंसर है डॉक्टर किसिंजर। अगला प्रश्न है, अरब इजराइल संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं है हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, बल्कि इसके अलावा सीमा विवाद, शरणार्थियों की समस्या और अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली कराना, ये मुद्दा है। अगला प्रश्न है, मैड्रिड सम्मेलन 1991 किससे संबंधित है? सही आंसर है पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है, अकाबा की खाड़ी की नाकेबंदी का परिणाम था तृतीय अरब इजराइल युद्ध। अगला प्रश्न है, अरब इजराइल संघर्ष में संबंधित मुद्दा नहीं है, वो है वैचारिक मतभेद, जबकि तेल कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म की भूमिका और आत्मनिर्णय का मुद्दा है, वैचारिक मतभेद नहीं है। अगला प्रश्न है, तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया गया? सही आंसर है चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध के समय किया गया। फिलहाल दोस्तों आज भी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल रोज़ मिसाइलों के द्वारा हमास को नस्तानाबूद करने पे तुला हुआ है और इस बार तेल जैसा कोई मुद्दा आड़े नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगला 100 प्रश्न के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।